सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक छोटी सी हरकत भी तबाही ला सकती थी। 1939 में यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की आर्मी को फिर से बनाया, ट्रीटीज तोड़ दी और एक नए एम्पायर का वादा किया। दूसरे देश एंग्शियस होकर देख रहे थे। पिछली जंग की यादें उन्हें हॉन्टिंग कर रही थीं। डिप्लोमेसी फेल हो गई। 1 सितंबर को जर्मन फोर्सेज ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की तेजी से होने वाला युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड से किए अपने वादे से बंधे हुए थे। उन्होंने 2 दिन बाद जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दुनिया लड़ाई में कूद पड़ी। नाजुक शांति टूट गई। जो एक यूरोपीय क्राइसिस के तौर पर शुरू हुआ था वो जल्दी ही फैल गया, कॉन्टिनेंट्स को अपनी चपेट में ले लिया और दुनिया के हर कोने से देशों को इसमें खींच लिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत थी, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने हिस्ट्री को रीशेप कर दिया और आज भी उसके निशान दिखते हैं। दुनिया अब जंग में थी और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। लाइंस खींची जा चुकी थी और लाखों लोगों की किस्मत दांव पर थी। वो चिंगारी अब एक भयंकर आग बन चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 को समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक जाना होगा। ट्रीटी ऑन ऑफ वर्साई ने जर्मनी को बहुत बुरी तरह से पनिश किया था। ब्लेम, रेपरेशंस, जमीन का नुकसान और एक छोटी आर्मी। अपमान और गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जिससे एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का उदय हुआ, जिन्होंने बदले और दोबारा उठने का वादा किया। इटली, मुसोलिनी के अंडर और जापान एशिया में एम्पायर बनाने की चाह में उनकी भी ऐसी ही एम्बिशंस थीं। ग्रेट डिप्रेशन ने चीजें और खराब कर दी। आर्थिक बदहाली ने लोगों को स्ट्रांग लीडर्स के लिए बेताब कर दिया था। डिक्टेटर्स ने उम्मीद तो दी, लेकिन एक खतरनाक कीमत पर। यह जंग अचानक नहीं हुई थी। ये रिजेंटमेंट, एम्बिशन और हार्डशिप का एक धीमा बिल्डअप था। दुनिया उन लोगों के बीच बंट गई थी जो पावर चाहते थे और जो शांति बनाए रखना चाहते थे। ये टेंशन्स हिस्ट्री की सबसे डिस्ट्रक्टिव जंग में बदल गईं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार था। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, एक्सिस और एलाइज। एक्सिस, जर्मनी, इटली और जापान ने कॉन्क्वेस्ट और डोमिनेशन के जरिए एम्पायर बनाने की कोशिश की। उनकी आर्मीज यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैल गईं। शुरू में तो उन्हें रोकना नामुमकिन लग रहा था। एलाइज, ब्रिटेन और फ्रांस उनके खिलाफ खड़े हुए। बाद में हिटलर के धोखे के बाद सोवियत यूनियन भी उनसे जुड़ गया और पर्ल हार्बर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स। एलाइज ने अलग अलग देशों को एक गोल के साथ यूनाइट किया, एक्सिस को रोकना और फ्रीडम वापस लाना। ब्रिटेन चर्चिल की लीडरशिप में मजबूती से खड़ा रहा। सोवियत यूनियन की विशाल आर्मी ने ईस्ट में टाइड पलट दिया। यूएस आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया, वेपन्स और ट्रूप्स सप्लाई करते हुए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना सहित कई दूसरे देशों ने भी अहम रोल निभाए। दुनिया टिरनी और फ्रीडम के बीच एक संघर्ष में फंसी हुई थी। इसका नतीजा इंसानियत के फ्यूचर को शेप देगा। जंग की दिशा कुछ अहम लड़ाइयों में बदल गई। 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन में आरएएफ ने लुफ्टवाफे को पीछे धकेला, ब्रिटेन को हमले से बचाया और उम्मीद जगाई। ईस्टर्न फ्रंट पर 1942-43 में बैटल ऑफ स्टालिनग्राड एक टर्निंग पॉइंट था। सोवियत फोर्सेज ने जर्मन आर्मी को घेर कर हरा दिया, जो जर्मनी की पहली बड़ी हार थी। पैसिफिक में 1942 की बैटल ऑफ मिडवे में यूएस कोड ब्रेकर्स ने जापानी फलीट पर हमला किया, 4 कैरियर्स को डुबो दिया, जापान की एडवांस को रोक दिया। डी डे 6 जून 1944, 150,000 से ज्यादा एलाइड ट्रूप्स ने नॉर्मंडी के बीचेस पर धावा बोल दिया, जिससे वेस्टर्न यूरोप में एक नया फ्रंट खुल गया। जर्मनी अब 2 तरफ से लड़ रहा था। सोवियत ईस्ट से आगे बढ़ रहे थे, एलाइज वेस्ट से। हिटलर के एम्पायर के चारों तरफ घेरा कस गया था। इन लड़ाइयों ने टाइड पलट दिया, मोमेंटम एलाइज की तरफ शिफ्ट हो गया। दुनिया देख रही थी कि जंग का अंत करीब आ रहा था। हर जीत उम्मीद लाती थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। लाखों लोगों की किस्मत इन पिवोशल मोमेंट्स पर निर्भर थी। एलाइज आगे बढ़ते रहे, नाइटमेयर को खत्म करने के लिए दृढ़ थे। फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला था। डी डे के बाद एलाइड और सोवियत फोर्सेज ने जर्मनी को दोनों तरफ से दबा दिया। हिटलर का आखिरी दांव, बैटल ऑफ द बल्ज, फेल हो गया। 1945 के स्प्रिंग तक बर्लिन घिरा हुआ था। हिटलर ने अपनी जान ले ली। 8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। वीई डे ने यूरोप में जंग के खत्म होने का ऐलान किया, लेकिन पैसिफिक में जापान लड़ता रहा। यूएस के सामने एक भयानक चॉइस थी, हमला करना या एक नए वेपन का इस्तेमाल करना। अगस्त 1945 में एटॉमिक बॉम्ब्स ने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया। तबाही से शॉक होकर जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था।
दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। न्यूक्लियर वेपन्स के साए में जी रही थी। शांति वापस आ गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। सारी लड़ाइयां गन्स से नहीं लड़ी गई। घोस्ट आर्मी यूएस की कलाकारों और इंजीनियरों की एक सीक्रेट यूनिट थी। उन्होंने जान बचाने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया। उन्होंने जर्मन्स को गुमराह करने के लिए नकली टैंक, साउंड इफेक्ट्स और रेडियो चैटर बनाए। उनकी सबसे बड़ी ट्रिक हिटलर को यह यकीन दिलाना कि डी-डे का हमला कैले में होगा, नॉर्मंडी में नहीं। फुलाए हुए टैंक और नकली आर्मीज ने दुश्मन फोर्सेस को असली हमले से दूर कर दिया। घोस्ट आर्मी की क्रिएटिविटी ने एलाइड जीत को सिक्योर करने में मदद की। कभी कभी सबसे चालाक हथियार कल्पना होती है। युद्ध में धोखा भी ताकत जितना ही पावरफुल हो सकता है।